हेलो गाइस, दिस इज़ डिफेंस डीसी। और जैसा कि आपको पता है कि पॉलिटी की महाराणा प्रताप सीरीज़ को कंप्लीट करवाने के बाद अब ये हिस्ट्री की जयचंद गहरवार सीरीज़ का 4th लेक्चर है, जिसका नाम है थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स। और जो हमने पॉलिटी की सीरीज़ करवाई है वो इतनी सक्सेसफुल है कि जो अभी रिसेंट CDS का एग्ज़ाम हुआ है उसमें केवल एक फैक्चुअल क्वेश्चन को छोड़ के सारे हमारे कोर्स से आए, जैसा कि मैं आपसे पहले ही बोल चुका था कि जब हमने सब कुछ कवर करवा दिया है तो इससे बाहर क्वेश्चन कैसे जा सकता है। तो आप में से जो भी नए बच्चे हैं वो उस फ्री सीरीज़ को देख सकते हैं, पॉलिटी महाराणा प्रताप सीरीज करके प्लेलिस्ट में जाइए, उसे देखिए। तब तक पढ़ते हैं। ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री के फर्स्ट बुक जो है उसका ये 4th चैप्टर है, थीम 4, जिसका नाम है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया कि जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री की जो 3 बुक हैं उनमें जो पार्ट 1 है वो एंशियंट हिस्ट्री को कवर करता है। तो हमने एंशियंट हिस्ट्री के इस टाइम फ्रेम में 600 BC से लेके 600 CE, मतलब 1200 साल के इस टाइम फ्रेम में कई सारी चीज़ों को पहले देखा है। इससे पहले देखा था किनशिप, कास्ट एंड क्लास। उसमें नाम से समझ आ रहा है कि उस वक्त की जो जाति व्यवस्था, सोशल डिफरेंस जो थे, उन सब के बारे में हमने पढ़ा। इसमें जैसे इसका नाम है थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, मतलब विचारक, बिलीफ्स मतलब उनकी मान्यताएं, और बिल्डिंग्स किस किस तरह की बिल्डिंग्स बनाई गई हैं उन सब के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसमें जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, और भी एक आध तरह के जो धर्म हैं उनके बारे में भी इसमें उल्लेख आता है। तो देखिए तो आपको बताऊं, जैसे आपको पता है कि यहाँ तक जब हम पहुँचे तो बहुत सारे फिलोसफर रहे हैं, बहुत अलग अलग तरह के धर्म बने हैं, कई सारी चीज़ें बनी हैं। तो हम तो बात करते हैं कि हम पढ़ते कहाँ से हैं इन सब चीज़ों को, स्टूडेंट्स को पता कैसे लगता है इन सब चीज़ों के बारे में कि कुछ थिंकर्स रहे थे, कुछ बिलीवर रहे थे, तो उसके बारे में पता लगता है। इंडिया में तो उसके बारे में जस्ट अ सेकंड, हाँ, वहाँ से पता लगता है। जैसे जो पुराने जो बुद्धिस्ट, जैनिस्ट और ब्राह्मणों के जो टेक्स्ट हैं, जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट किस भाषा में लिखे गए थे, पाली में, मैं आपको बता चुका हूँ। जैन वालों के प्राकृत में, और ब्राह्मण संस्कृत में। जिस तरह से अभी इंग्लिश एलीट क्लास के लोगों की भाषा है, जैसे आपने देखा होगा जो लोग पटपट इंग्लिश बोलते हैं काफ़ी उनकी इज्जत होती है, उसी तरह से संस्कृत किसी वक्त में बहुत ही एलीट क्लास के लोगों की भाषा होती थी। सब लोगों को संस्कृत नहीं आती थी, ठीक है। कोई संस्कृत लोग सीखने की कोशिश करते थे ये सोच के कि तो संस्कृत सीख जाएंगे तो समाज में इज्जत हो जाएगी, काम वाम मिल जाएगा। तो सेम हाल इंग्लिश के साथ है अभी के वक्त में। तो जैसा कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म अलग से धर्म निकले थे ये सोशल डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए, तो इन्होंने जो उस वक्त के आम लोगों की जो भाषा थी, पाली और प्राकृत, संस्कृत तो सब पे आती नहीं थी, इन्होंने उसी में अपने भाषण देना और अपने टेक्स्ट लिखवाना स्टार्ट किया। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखते हैं, जैसे ये सांची में एक स्कल्पचर मिला है, इसकी फ़ोटो लगी गई है, इसको देख लीजिए और देखिए इसमें देखने लायक क्या है वो देखते हैं। देखिए कि सबसे जो पुरानी वंडरफुल जो एंशियंट बिल्डिंग है ना, वो कहाँ पाई गई हैं, वो भोपाल में एक जगह है, सांची कानाखेरा, इस जगह पर सबसे बड़ी पुरानी बिल्डिंग्स पाई गई हैं। अच्छा, कैसे मिली हैं? देखिए, हुआ ये था कि एक मेजर थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंगम। आपको याद होना चाहिए जो 1861 में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना था, उनके पहले डायरेक्टर जनरल इन्हीं को बनाया गया था। इनको ये आर्कियोलॉजिकल जो चीज़ें थी इनमें काफ़ी इंटरेस्ट था, ठीक है। तो अलेक्जेंडर जो कनिंगम है, इसको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोला जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तो इन्होंने क्या है, वहाँ पे जाके कई चीज़ों का ऐसे ही कई वक्त रहे वहाँ पे, वहाँ की बिल्डिंग्स को देखा, इंस्क्रिप्शन को देखा, ये सब देख के और कुछ उन्होंने इस सब के बारे में लिखा। सबसे पहले यही सबसे पहले लोगों में से थे जिन्होंने ये सांची आची के बारे में कुछ लिखा था। अच्छा, इससे आगे देखते हैं जो अपने काम की चीज़ है वो। अच्छा 19th सेंचुरी में, मतलब 19th सेंचुरी का मतलब होता है 1800 से लेके 1899। अच्छा, यूरोपियन जो थे, अब यूरोप में सब लोग आ जाते हैं, फ्रेंच, ब्रिटिश, डच, पुर्तगाल वाले, ये पोर्तुगीज़, तो ये सब के सब लोग आ जाते हैं। तो इसके बारे में इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो यूरोपियन थे वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे किसमें, जो सांची का जो स्तूप था इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड थे। अच्छा, तो भाई साहब, तो जो फ्रेंच जो थे उन्होंने परमिशन ली किससे, शाहजहां बेगम। ये शाहजहां बेगम कौन थी, उस वक्त इन्हीं का शासन चल रहा था भोपाल पे। अब सांची भोपाल के पास पड़ता है, तो उन्होंने अंग्रेज़ों ने इसकी परमिशन ली शाहजहां बेगम से, किस किस चीज़ के लिए, जो सांची स्तूप का ईस्टर्न गेटवे था। देखिए, एक स्तूप जो होता है उसके 4 गेट होते हैं चारों दिशाओं में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो उसके ईस्टर्न गेटवे को ले जाने की उन्होंने वो लिखी अनुमति कि मैं इसको ले जाऊँ क्या।
जो आज बहुत ही बेस्ट प्रिजर्व्ड है। कहाँ पे रखा हुआ है? फ्रांस के म्यूजियम में रखा हुआ है। समझ रहे हो बात? यहाँ से ये लोग इसे ले गए थे। इसके बाद और भी कई लोगों ने ये कोशिश की, लेकिन फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि दोनों फ्रेंच और जो इंग्लिश मैन मतलब जो ब्रिटिश थे वो मान गए किस बात पे कि भाई साहब कि चीज़ों को यहीं पे रहने दीजिए, ओरिजिनली जैसा है उसको ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा तो जो चीज़ आपको पसंद है उसके प्लास्टर की कॉपीज़ बनवा लीजिए, ठीक है। तो फिर वो भोपाल की स्टेट में ही रहने दे दिया गया उनको। तो एक चीज़ यहाँ से चली गई ईस्टर्न गेटवे, कहाँ पे? फ्रांस के म्यूजियम में। ये इंपॉर्टेंट बात, ठीक है जी। और क्या है, जो भोपाल के जो रूलर थे शाहजहाँ बेगम और उनके बाद जो उनके सक्सेसर बने सुल्तान जहान बेगम, ठीक है। कुल मिला के औरतों का शासन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने काफ़ी मनी दिया है किसके लिए? प्रिजर्वेशन के लिए, इस एंशियंट साइट की, कि ये जो स्तूप था इसके लिए इन्होंने काफ़ी पैसा खर्च किया है इसको संभाल के रखने के लिए। ये इसमें ज़रूरी सी चीज़ है, और तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि। फिर जॉन मार्शल कौन थे याद है? इन्होंने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम रखा था हड़प्पन सिविलाइजेशन। 1921 में जो पहला शहर खोजा गया था हड़प्पा, याद है कि नहीं आपको? दयाराम साहनी दी हड़प्पा जो शहर था वो दयाराम साहनी नाम के व्यक्ति ने खोजा था। और इन्होंने उस वक्त जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI था उसके डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ही हुआ करते थे 1921 में। तो ये उस वक्त इन्होंने भी सांची के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं। उसको डेडिकेट किसके लिए किया है? सुल्तान जहान जो बेगम थी उनके लिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी पैसा वैसा इसके ऊपर खर्च किया है। देखिए सांची के स्तूप का एक फ़ोटो है और आप देख सकते हैं ये गेटवे है, ये किधर है, ये उधर है, एक इसके पीछे की तरफ भी होगा। शायद वही ईस्टर्न गेटवे था जो पीछे वाला, जिसको अंग्रेज़ ले जा चुके हैं। अंग्रेज नहीं मतलब फ्रेंच लोग जिसको ले जा चुके हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, अब देखते इसमें लिखा हुआ है द बैकग्राउंड सेक्रीफाइस एंड डिबेट्स। देखिए आपको मैं एक चीज़ बता दूं, देखिए फर्स्ट मिलेनियम का मतलब होता है 1000 साल, मिलेनियम का मतलब होता है 1000 साल। तो ये बोल रहा है फर्स्ट मिलेनियम BCE, मतलब जीरो से लेके जो पिछला वाला जो 1000 साल है ना उसके बीच में। अब इसमें मिड लिखा हुआ, तो मिड फर्स्ट बिलियन मतलब मिलेनियम BCE का मतलब है कि भाई जो पिछले जो 1000 साल हैं जीरो से, उनके बीच में कई सारे वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था। टर्निंग पॉइंट क्या था मैं आपको बताता हूँ। जैसे जब ये सन 600 BCE करके आया था ना, 600 से लेके जब आगे बढ़ रहे थे लोग यहाँ पे जब थे, इस वक्त पूरी दुनिया में ऐसा बोला जाता है कि लगभग 62 टाइप के नए धर्म निकले थे, जिनमें जैनिज्म, बुद्धिज़्म, ऐसे काफ़ी सारे धर्म थे निकले थे। तो काफ़ी सारे थिंकर्स इमर्ज हुए थे उस वक्त में। तो ऐसा बोलते हैं 62 टाइप की, ठीक है। इनमें से इंडिया में जितने धर्म निकले थे वो सब क्षत्रियों ने निकाले थे। जैसे जो महात्मा बुद्ध थे, महावीर जैन थे, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि उस वक्त थोड़ी जो दबे कुचले वर्ग के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, तो उनकी सहायता के लिए क्षत्रियों ने ही आगे आया और कुछ नए धर्म बनाए। जैसे दोनों के दोनों आपको पता ही है कि महावीर जैन और भगवान गौतम बुद्ध दोनों ही एक क्षत्रिय थे उस वक्त। अच्छा, तो देखते हैं कौन कौन से थिंकर निकले थे। देखिए जैसे ईरान में जोराष्ट्र, बड़ा इसको याद रख लीजिए। ईरान, आपको पता है ईरान का नाम पहले था पर्सिया। जो इंडिया के जो पारसी हैं, जो रतन टाटा हुए, होमी जहांगीर भाभा, ये सब पारसी तो थे। तो ये सब ईरान से आए हुए लोग हैं, पुराने वक्त में कभी आए होंगे, ऐसे नहीं कि बाद में आए। तो उस वक्त ईरान में जो व्यक्ति था जोराष्ट्र नाम का, तो जो पारसी जो धर्म बनाया है वो इस जोराष्ट्र ने बनाया है, और इस धर्म को बोलते हैं जोराष्ट्र। समझिए जोराष्ट्र ने कौन सा धर्म बनाया? जी जोराष्ट्र। तो ये पारसी लोग इसी को फॉलो करते हैं, जिसमें इनकी एक ही लाइन है, गुड डीड गुड आइडिया गुड बिलीफ, कुछ ऐसा करके 3 इनके वर्ड हैं, ठीक है जी, कुछ भी सही। तो जोराष्ट्र ईरान में कौन कौन था उस वक्त? जोराष्ट्र थे। अच्छा, कौंज जी इन्हें चाइना में थे। बेटा ये पूछ सकता है आपसे, ऐसे मैच द फॉलोइंग में। जोराष्ट्र ईरान में निकले थे, कौंज जी कहाँ से थे? चाइना में। और देखिए 3 लोग, सोक्रेट्स जिनको सुकरात बोलते हैं हिंदी में, सोक्रेट, प्लेटो और एरिस्टोटल इन ग्रीस। ग्रीस में कौन थे? ये 3 लोग थे, सोक्रेट, प्लेटो एंड ये। और महावीर और गौतम बुद्ध किसमें? और अमंग मैनी इन इंडिया। इंडिया में काफ़ी लोग थे जिनमें से महावीर और गौतम बुद्ध भी थे। ये आपकी समझ आ गई एक बार। अच्छा, फिर बात करें द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन, किस किस तरह के सेक्रीफाइस होते थे इंडिया में, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि वो पता है ऋग्वेद 1500 से 1000 के बीच में लिखा गया है, मैंने आपको बता चुका हूँ कई बार। उसमें कई तरह के हाइम्स होते थे। हाइम मतलब होता है श्लोक, जो कि क्या किस लिए होते थे? प्रेज में होते थे। किसके लिए? इन वेराइटी ऑफ डिटीज़, मतलब बहुत सारे भगवान जो थे हिंदुओं के, उनकी तारीफ में ये श्लोक बोले जाते थे। कौन कौन से थे ऋग्वेद में? किन किन भगवानों का जिक्र है? अब देख ले बेटा,
कोई ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें से इनका किसी का जिक्र नहीं है। असली में जिक्र किसका है? ऋग्वेद में किसकी पूजा की जाती है? अग्नि, इंद्र और सोम। नाम याद रख लीजिए, पूछ सकता है आपसे, अग्नि, इंद्र और सोम। अच्छा, मैनी ऑफ दीज हम्स वर चांटेड व्हेन सैक्रिफाइस वर परफॉर्म। ज़्यादातर जो इनमें से जो श्लोक थे वो तब बोले जाते थे जब कोई यज्ञ किया जाता। सैक्रिफाइस का मतलब बलि मत समझ लेना, यज्ञ। तो इसमें लोग किस किस चीज़ के लिए प्रे करते थे? ये सब वही, अच्छी हेल्थ, लॉन्ग लाइफ, सन, गॉड, भगवान, जिन सब चीज़ों के। अच्छा, फिर आपको पता है तो पहले क्या है, जो सैक्रिफाइस, जो यज्ञ जो होते थे वो कलेक्टिवली परफॉर्म किए जाते थे ऋग्वेद उस पुराने वक्त में, कि बहुत सारे लोग, पूरा का पूरा राजा वाजा मिलके, मतलब बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके सब होते हैं। लेकिन बाद में लोग अपने घरों में यज्ञ करवाने लगे। ठीक है, कब? बाद में कब? 1000 से 500 BC, इस मतलब 1500 से 1000 के बीच में ऋग्वेद लिख दिया इस वाले। तो अच्छा, ये और समझ लीजिए, 1500 जो 1000 है ये ऊपर वाला, इसको ऋग्वैदिक पीरियड बोलते हैं या अर्ली वैदिक पीरियड। और ये बाद वाला इसको बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड। तो इसमें ऋग्वेद लिखा गया था, इसमें बाकी के 3 वेद। 3 वेद कौन कौन से? ऋग्वेद के बाद लिखा गया था सामवेद, सामवेद, और फिर उसके बाद लिखा गया था यजुर्वेद, फिर लिखा गया सबसे लास्ट में अथर्ववेद। सामवेद में क्या लिखा हुआ है? इस ऋग्वेद में जो ये श्लोक वगैरह दिए गए हैं, सामवेद में उनको किस तरह से गाना है, उनकी किस तरह से ध्वनि होनी चाहिए, वो सब सामवेद में लिखा गया है। अच्छा, यजुर्वेद में क्या है? यजुर से समझ आता है यज्ञ, उसमें किस किस तरह के सेक्रीफाइस, क्या आपको अगर बच्चा चाहिए तो किस तरह का यज्ञ करना चाहिए, ये सब उसमें लिखा है। बच्चा तो कुछ नहीं, खैर ये सब टोने टोटके चीज़ें तो ये तो बाद में लिखी गई हैं अथर्ववेद में। सबसे बाद में अथर्ववेद लिखा गया, तो टोने टोटके, जादू, ये सब जो चीज़ें हैं ये अथर्ववेद सबसे लास्ट वाले में लिखी गई हैं। अच्छा, तो आपको पता है फिर बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइस भी होने लगे, जैसे राजसूय यज्ञ, ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ, इनका आपने नाम सुना होगा। अश्वमेघ यज्ञ आप जानते ही हो, राजसूय यज्ञ आप जानते ही हो, बता रखा है मैंने। अच्छा, ये आप इसको देख सकते हो। एक प्रेयर दे रखी है अग्नि के लिए, क्या प्रेयर है उसमें, इसको पढ़ने का तो कोई सेंस है नहीं, क्या मतलब है तुमको उस श्लोक से, तो जो मेन चीज़ है उसे देख लीजिए। वर्सेस सच एज दीज वर कंपोज इन स्पेशल काइंड ऑफ संस्कृत, कि भाई जो वेदों में जो संस्कृत लिखी थी वो स्पेशल काइंड की संस्कृत होती है, जिसको क्या बोला जाता है? वैदिक संस्कृत। इसको जो प्रीस्टली जो फैमिली थी, जो पुजारी लोग थे, वो अपने बच्चों को ओरली पढ़ा दिया करते थे, तो सीख जाते थे वो। तो फिर देखो नए नए धर्म निकल गए, हमने वो सब पढ़ लिया इससे पहले। जोराष्ट्र थे ईरान में, कोनजी चाइना में, सोक्रेट, प्लेटो, अरिस्टोटल ग्रीस में, महावीर और गौतम बुद्ध इंडिया में, ये सब आपको पता है। अब डिबेट एंड डिस्कशन की बात कर लेते हैं। देखिए होता क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कि 12 धर्म निकले थे, इसमें लिखा हुआ कि 64 के आसपास सेक्ट या स्कूल ऑफ थॉट निकले थे। अच्छा, तो टीचर जो थे वो ट्रैवल करते थे एक प्लेस से दूसरी जगह पे, और फिर आपस में डिबेट करते थे। वो कैसे? जैसे कोई अपने धर्म को बहुत अच्छा बता रहा है, कोई दूसरे के धर्म को बहुत अच्छा बता रहा है, तो जिस जगह वो डिबेट होती थी उस उसको उस मतलब जिस मतलब झोंपड़ी वगैरह में होती थी उसको बोलते थे कुटाग्रशाला। इसका मतलब होता है एक ऐसी हट जिसकी रूफ है पॉइंटेड है, जैसे देखो पॉइंट मतलब ऐसे ऊपर की तरफ से नुकीली जिसकी रूफ है, इस तरह के किसी घर में उनकी डिबेट होती थी। अच्छा, ये डिबेट किस लिए की जाती थी? इसलिए की जाती थी कि जैसे एक आदमी ने दूसरे को अगर कन्विंस कर लिया, जैसे समझ लीजिए आपके एक जुराष्ट्र है, एक कोंजी चाइना वाला आया हुआ, जुराष्ट्र वाले ने कोंजी चाइना वाले को अपने विचारों से सहमत कर लिया कि भाई मेरे विचार ज़्यादा अच्छे हैं, तो कोंजी जो चाइना वाला जो आदमी है उसके जो फॉलोअर है अपने आप ही ईरान वाले के फॉलोअर बन जाएंगे। इससे क्या है, धर्म बहुत ही ज़्यादा फैल जाते थे। अपने धर्मों को अगर बड़ा करना है किसी को, तो ऐसे ये सब होते थे, और कई धर्म ख़त्म भी हो जाते थे। जैसे कोई किसी की बात मान ले, उसके फॉलोअर उसके बन जाएँ तो हो जाता था। अच्छा, आपको पता ही है ये देखिए छंदोग्या उपनिषद है एक, इसमें इस सब के बारे में लिखा है। हमको इस सब से मतलब नहीं है, बस आपको इतना याद रख लीजिए, कोई छंदोग्या नाम का अगर पूछे कि क्या है, तो कोई वेद पुराण नहीं, ये एक उपनिषद का नाम है छंदोग्या, है ना। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना चाहिए ना। अच्छा जी, अब इससे ज़्यादा और क्या देखें? देखिए मैं आपको सब बता चुका हूँ कि उपनिषद कब लिखे हुए थे, और आगे आपको टाइमलाइन भी बता दूंगा। इस बुक की जो एंड वाला जो पेज है उसमें पूरी टाइमलाइन लिखी हुई है कि वेद कब लिखे गए थे। मैंने पिछले चैप्टरों में आपको बताया है कि पहले वेद, फिर क्या लिखा गया था, फिर धर्मसूत्र वगैरह थे, मनुस्मृति लिखी गई, फिर बाद में सबसे बाद में पुराणों को लिखा गया है। तो उपनिषद जो धर्मसूत्र थे उन्हीं का एक पार्ट है। उपनिषद मतलब जो भी लिख दिए गए थे 600 BC के दौरान। वेद इससे पहले लिख दिए गए हैं, 1500 से लिखते आ रहे हैं उनको। तो वेद, फिर उपनिषद और धर्मसूत्र, फिर मनुस्मृति 200 BC, फिर जो नॉर्मल एरा आ जाता है, कॉमन एरा, तो 300 CE के बाद उनको लिख दिया गया है पुराणों को। ठीक है, और पुराणों में ही हमें विष्णु के 10 अवतार और इन सब की कहानियाँ मिलती हैं। विष्णु पुराण, शिव पुराण, शनि पुराण, जितने तरह के पुराण हैं सब के सब मैंने आपको बताया हुआ है पुराण और इनमें अंतर क्या है। अच्छा, देखिए देखते हैं
इसमें क्या लिखा हुआ है, हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व, कि बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट थे वो कैसे बनाए गए और उनको कैसे अब तक संभाल के रखा गया है। देखिए एक बात आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज तक कोई भी बुद्धा की जो स्पीच है उसको बुद्धा के टाइम में नहीं लिखा गया, उनकी डेथ के बाद जो उनके डिसाइबल थे सीनियर या वैसे, उन्होंने इसको लिख दिया। कहाँ पे लिखा था, वैशाली में। वैशाली एक बिहार में एक जगह है, उस जगह उनको लिखा गया था। और किस नाम से लिखा गया था उनको, त्रिपिटाका, तीन पिटाक करके। त्रिपिटाका में तीन चीज़ें आती हैं। फर्स्ट है विनय पिटाका, मैं आपको बता चुका हूँ। विनय पिटाका में संघ के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, संघ क्या होता है, जहाँ पे बुद्धिस्ट जो मॉन्क हैं, जो बुद्ध धर्म को जो फॉलो करते हैं, जो भिक्षु हैं बुद्ध के, वो जहाँ पर रहते हैं उस जगह को बोलते हैं संघ। उस संघ में रहने के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, ये सब लिखा गया है विनय पिटाका में। अच्छा, दूसरा क्या है, सुत्त पिटाका। सुत्त पिटाका के अंदर क्या है, बुद्धाज टीचिंग वर इंक्लूडेड इन सुत्त पिटाका, बुद्ध ने जितने अपनी टीचिंग दी हैं वो सब सुत्त पिटाका में। और अविदम्ब पिटाका किस किस बारे में, डील्ड विद फिलोसफिकल मैटर। अविदम्ब पिटाका में फिलोसफिकल मैटर के बारे में लिखा हुआ है। फिलोसफी क्या होती है, किसी चीज़ के बारे में कोई विचार स्पेशल, वही सब जो भी था। जैसे अगर उन्होंने बोल दिया कि भाई साहब जीवन मरण का एक जैसे सर्कल होता है कि आदमी दोबारा जन्म लेता है, ये सब फिलॉसफी तो हुई, तो ये सब अभिधम्म पिटाका में लिखी गई हैं। अच्छा, फिर सुनिए और आगे बताऊँ आपको। बुद्धिज़्म ने कई नई नई जगहों पर ट्रैवल किया, श्रीलंका भी गया, ऊपर भी जा चुका है। तो ऐसे करके कई सारी चीज़ें हैं। जैसे एक टेक्स्ट लिखा गया बुद्धिज़्म का, दीपवंश नाम है उसका। इसमें क्या है, एक आइलैंड की हिस्ट्री, ये श्रीलंका में जो मतलब कुल मिला के जो लोकल रीजन में जहाँ पे बुद्धिज़्म फैला था उन सब की हिस्ट्री के लिए एक दीपवंश है, एक महावंश करके एक इनका टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये सब क्या बताते हैं, रीजनल हिस्ट्रीज ऑफ बुद्धिज़्म, अलग अलग जगह पे जब बुद्धिज़्म फैला है वहाँ की क्या क्या हिस्ट्री रही है, वहाँ क्या किस किस तरह की दिक्कतें आई। अच्छा फिर मैंने आपको बता भी चुका हूँ पहले भी कि बुद्धिज़्म जो वो ईस्ट एशिया में फैल गया था, मतलब चाइना वगैरह में। तो वहाँ से दो लोग भी आए थे, फाजियान, इसके बारे में पहले ही बात की हमने, 5th सेंचुरी में आया था गुप्ता रूलर के टाइम पे। फिर जुआन जेंग 7th सेंचुरी में भी आया था, इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी बात कर ली थी। ये भी किस लिए आए थे, इन्होंने भी ये देखा कि भाई साहब ये टेक्स्ट की खोज में आए थे कि बुद्धिज़्म है उसके टेक्स्ट वगैरह कहाँ लिखे हुए हैं, तो इन द सर्च ऑफ टेक्स्ट, ये सब आपको समझ आ गया। अच्छा, और जो मॉडर्न ट्रांसलेशन है बुद्धिज़्म के, हैव बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम पाली, संस्कृत, चाइनीज एंड तिब्बतन टेक्स्ट। देखिए जहाँ जहाँ बुद्धिज़्म फैला है सब जगह, आपको पता है चाइना, इंडोनेशिया, काफ़ी जगह पे बहुत बड़े लेवल पे फैला दिया था बुद्धिज़्म को। ठीक है, अच्छा और देखते हैं। तो आपको एक बात बताऊँ, फेटलिस्ट एंड मटेरियलिस्ट। फेटलिस्ट एक ऐसा आदमी होता है जो किसी भी चीज़ की इसको डिजाइन नहीं होती। एक मटेरियलिस्ट ऐसा होता है जो विश्वास करता है इन सब चीज़ों में, सुख वगैरह, भोग, मतलब ये भोग वासना की जो वस्तुएं हैं उन पर जो विश्वास करता है मटेरियलिस्ट होता है। अच्छा, ये सब इसमें किसके बारे में लिखा हुआ, ये सब एक पूरी लाइन लिखी हुई है, ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है, ये किंग अजातशत्रु था एक, और बुद्ध, इन दोनों के बीच में आपस की कन्वर्सेशन है वो लिखी हुई है। आपको सबसे कोई मतलब नहीं है क्या बोल रहा है ये बुद्ध के पास आके, जो ज़रूरत है वो क्या बोल रहा है। किंग अजातशत्रु एक आदमी को फॉलो करता था, ठीक है। इस आदमी का नाम क्या था, मक्खाली गोसाला। बेटा इस नाम को याद रख लीजिए, क्यों जरूरी है ये नाम मक्खाली गोसाला, ऐसा क्या कर दिया इसने। जैसे बुद्धिज़्म जैनिज़्म को आपको पता है, बुद्धिज़्म को बुद्ध ने बनाया है, गौतम बुद्ध ने, ठीक है। जैनिज़्म के लिए जो 24 तीर्थंकर हुए जिनमें 24वां महावीर जैन थे, उससे पहले भी 23 मतलब इनके वो हो चुके थे तीर्थंकर, उन्होंने मिलके इसको बनाया है। ईरान में जो पारसियों का जो धर्म है उसको जुराष्ट्र ने बनाया है। चाइना में कौन जी ने बनाया है। इसी तरह से एक धर्म का नाम होता है, एक सेक्ट का नाम होता है आजीविका सेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, आजीविका सेक्ट। तो भाई साहब होता ये था कि ये जो अजातशत्रु जो था ये मक्खाली गोसाला के आजीविका सेक्ट को फॉलो करता था। तो इन्होंने बुद्ध को आके इसके बारे में बताया कि कौन सा ज़्यादा सही है, ये सब, ये ज़्यादा ज़रूरी है। समझ रहे हो आप बात को। अच्छा, और तो कुल मिला के आजीविका जो सेक्ट है वो फेटलिज्म की बात करता है, उसमें कुछ नहीं चाहिए, आदमी को सब कुछ त्यागना पड़ता है। मक्खाली गोसाला किसको फाउंड किया इसने, आजीविका सेक्ट को। अच्छा, फिर एक दूसरे सेक्ट के बारे में बात करता है, अजीता केसकम्बलिन इनका नाम है। ये क्या सोचते हैं, मतलब एक फिलोसोफर हैं जिनका नाम है अजीता केसकम्बलिन, ठीक है। इनका जो सेक्ट है इसका नाम है लोकायत, और ये बहुत ही मटेरियलिस्ट लोग हैं। फेटलिस्ट और मटेरियलिस्ट में यही सब था, ठीक है जी। ये सब क्या मानते हैं मटेरियलिस्ट में, कि इंसान जो है ऐसे 4 तरह की चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। जैसे
वाटर, फायर, एयर और उसकी सेंस जो स्पेस में चला जाता है, ये सब मतलब कोई मतलब नहीं है। आपको जो चीज़ है, लोकायत किसने खोज की, लोकायत सेक्ट की अजीता के समकन में, और अजीव का जो सेक्ट था उसकी मक्खाली गौशाला ने खोज की। अजातशत्रु किस सेक्ट का फॉलोअर था, अजीव का सेक्ट का फॉलोअर था। इससे हमें इतना समझ आता है और इतना ही हमको याद रखना है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स द मैसेज ऑफ महावीरा। जैनिज्म के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि महावीर जैन क्या बोलते थे। महावीर जैन, जिनका नाम पहले था वर्धमान नाम था उनका, बाद में उनको महावीर नाम से जाना जाने लगा। ये महावीर जो थे उनसे पहले भी 23 टीचर हुए हैं जिनको तीर्थंकर बोला जाता है। तीर्थंकर मतलब होता है लिटरली वो गाइड मैन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, जो लोगों को गाइड करते हैं। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए आप। अच्छा, क्या मानते हैं जैनिज्म वाले लोग, क्या मानते क्या है जैन? जैन ऐसा मानते हैं कि सारा का सारा वर्ल्ड जो वो एनिमेटेड है, कुल मिला के असली कुछ नहीं है, सब ये नकली है, सब हमको फंसाने के लिए। अच्छा, फिर और किस चीज़ को मानते हैं कि नॉन इंजरी टू लिविंग बीइंग, कि भाई साहब कोई भी अगर जीवित चीज़ है तो उसको, मतलब ऐसा बोलते हैं कि कोई भी अगर जीवित चीज़ है उसको कोई भी चोट नहीं पहुंचानी है हमको, है ना। अहिंसा को फॉलो करना है, प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा को। आपको यकीन नहीं मानोगे, ये जैनिज्म जय वाले लोग जो मैं आपको पहले ही बताया हुआ है, इतने वो होते हैं, मतलब अहिंसा के इतने बड़े पुजारी हैं कि लिटरली ऐसा बोला जाता है इनमें कि ये बहुत तेज़ फूंक मार के तो मोमबत्ती को भी नहीं बुझाते, कहीं कोई आसपास जो कीड़े मकोड़े हैं वो ना मर जाएं। ठीक है, तो मतलब किसी भी लिविंग उसको जो है कोई चोट नहीं पहुंचानी। अच्छा, साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिवर्स इज सेव्ड थ्रू कर्म, कर्म के हिसाब से ही लोगों को जन्म और मृत्यु होती है और ये सब। तो कुल मिला के क्या पता चलता है कि महावीर जैन जो थे, या मतलब जैन धर्म जो है उसमें पुनर्जन्म वगैरह पे भरोसा किया जाता है। अच्छा, और आपको यकीन नहीं होगा कि जैन धर्म में और बुद्ध धर्म में और हिंदू धर्म में, तीनों में ही पुनर्जन्म को माना जाता है, कैसे कर्मों के ऊपर। तीनों में एक चीज़ बहुत ही ये कॉमन है। अच्छा, और आदमी को अगर इन सब चीज़ों से फ्री होना है तो उसे साल्वेशन करना पड़ेगा। साल्वेशन होती है मतलब एक तरह की तपस्या करनी पड़ेगी, नेसेसरी कंडीशन ऑफ साल्वेशन। अच्छा, उन्होंने 5 वो ले रखे हैं, 5 शपथ ले रखी हैं। क्या? कि किसी को मारना नहीं है, कोई चोरी नहीं करनी, स्टीलिंग, लाइन झूठ नहीं बोलना, टू ऑब्जर्व सेलिबेसी। सेलिबेसी होती है मतलब वैराग्य को वो करना है, मतलब अचीव, मतलब कुल मिला के, सॉरी सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचर्य। कुल मिला के सब तरह के सुखों से क्या रहना है, दूर रहना है। अच्छा, तो अभी इससे पहले हमने एक वो पढ़ा था, आप एक उपनिषद का नाम था छंदोगया, आपको याद रखना है, वो उपनिषद है वो। अच्छा, ठीक है, तो उपनिषद है तो किस भाषा में लिखा गया होगा? ऑब्वियसली संस्कृत में। तो छंदोगया उपनिषद किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। कोई आपसे पूछे क्योंकि वो ब्राह्मणों का टेक्स्ट है। अच्छा, इसमें भी ये पूरी कहानी है, इस कहानी से हमें कोई मतलब नहीं, इसमें बस एक चीज़ है, इसमें कहानी किस बारे में। अब देखिए जैन जैन धर्म के बारे में पैराग्राफ चल रहा है, तो जैन धर्म से रिलेटेड ही होगा। तो एक टेक्स्ट है, और जैन धर्म के टेक्स्ट किस भाषा में लिखे जाते हैं? प्राकृत में। तो एक प्राकृत भाषा का लिखा हुआ टेक्स्ट है, इसका नाम क्या? उत्तर ध्यान सुत्त। अब सुत्त समझ के आप सुत्त पिटाका मत समझ लेना कि सुत्त पिटाका जैसी कोई चीज़ है। सुत्त पिटाका तो पिटाक मतलब 3 पिटाका जो हैं, जो 3 पिटक जो लिखे हुए हैं वो तो बुद्ध धर्म में लिखे हुए हैं, हम जैन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सुत्त कॉमन नाम से ये मत समझ लेना। सुत्त का मतलब होता है एक तरह की कुछ कोई भी उपदेश, तो वो कहीं भी लिखा आ सकता है नाम। तो आपको क्या रखना है? उत्तर ध्यान जो सुत्त है वो किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत में। किसका टेक्स्ट है? ये जैन धर्म वाले लोगों का टेक्स्ट है। इतना आपको याद रखना है, इसमें से यही पूछा जा सकता है। देखें कि भाई साहब जैन धर्म फैला कैसे। तो जैन जैन जो स्कॉलर थे उन्होंने बहुत सारी वेराइटी ऑफ लैंग्वेज में अपने टेक्स्ट लिखे, प्राकृत में, संस्कृत में और तमिल में। लेकिन एक चीज़ देखिए आप, पाली में उन्होंने लिखा है। पाली जो थी, पाली में किसने लिखा है? बुद्ध धर्म वाले लोगों ने पाली का इस्तेमाल किया, उन्होंने प्राकृत का इस्तेमाल किया। लेकिन बाद में उन्होंने संस्कृत और तमिल का भी इस्तेमाल किया है। ठीक है, और फिर ये जो टेक्स्ट जो थे सदियों तक कहाँ रखे गए? एकदम केयरफुली इनको रखा गया। किसमें? लाइब्रेरीज में, जो टेम्पल्स के हर मंदिर के पास पहले एक लाइब्रेरी होती थी जिसमें टेक्स्टों को संभाल रखा जाता था। फिर बाद में तो ये जो मुस्लिम इन्वेडर थे इन्होंने जाके तो फिर सब कुछ नष्ट ही कर दिया। लेकिन असली चीज़ ये है कि पहले इनको ऐसे करके प्रिजर्व करके रखा जाता था बहुत अच्छे से। ठीक है, महावीर जैन के बारे में पढ़ लिया कि किस तरह उनका नाम था, क्या था। बुद्ध के बारे में जान लेते हैं, बौद्धिज्म के बारे में। अच्छा, ऊपर का पैराग्राफ सब बकवास है, चीज़ देखिए। सिद्धार्थ एज द बुद्धा व द नेम एट बर्थ, कि सिद्धार्थ जो थे उनका मतलब जो बुद्ध का जो जन्म के वक्त नाम क्या था? सिद्धार्थ था। व द सन ऑफ चीफ, एक किसके चीफ थे? सन के थे। अच्छा, पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये सब चीज़ें हमको पता कहाँ से चल रही हैं कि भाई जैन धर्म के उनका वर्धमान नाम था, ये बुद्ध का नाम पहले सिद्धार्थ था,
वो किसी राजा के बच्चे थे, किसी क्षत्रिय के, शाक्य गण का, क्योंकि उनके गण का नाम था शाक्य, उसके वो क्षत्रिय थे। ये सब पता कहाँ से चलता है हमको? ये पता चलता है हमको हेजियोग्राफी से। हेजियोग्राफी क्या होता है? हेजियोग्राफी होती है बायोग्राफी किसी भी संत या रिलीजियस लीडर की। अगर किसी संत या रिलीजियस लीडर की अगर बायोग्राफी लिख दी जाए, उसको हेजियोग्राफी बोलते हैं। कौन लिखता है इनको? अब इन्होंने खुद तो लिखी नहीं, इनके जो डिसाइपल हैं, इनके जो फॉलोअर हैं, इन्होंने बाद में बुद्ध की बायोग्राफी को लिखा है, बुद्ध के जीवन के बारे में। वहाँ से हमको इन सब के बारे में पता चलता है। तो हेजियोग्राफी का मतलब समझ आ गया आपको? अच्छा, सिद्धार्थ के बारे में करेंगे। सिद्धार्थ एज द बुद्धा नेम ऑफ बर्थ वॉज द सन ऑफ अ चीफ ऑफ साक्य क्लैन, साक्यगढ़ के एक चीफ के बेटे थे। ठीक है, तो फिर आपको पता है कि ये सब फालतू का पैराग्राफ है, जो मेन चीज़ है वो इसको देखिए। आफ्टर ही केम टू बी नोन एज बुद्धा और एनलाइटेंड वन, बाद में वो सब कई जगहों पे गए, बहुत भटके वटके, मतलब उनका पहले तो वो बढ़िया रह रहे थे राजकुमार की तरह, फिर उनका इन सब मोह माया से जब ध्यान हट गया, वो जंगल में चले गए। उन्होंने पूरा अपना तपस्या वस्या की एक पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल का ही था ना, शायद पीपल का ही था है ना, तो पीपल का नहीं था, मतलब कुछ था, आगे आ जाएगा है ना, चिंता ना करिए, किसी भी चीज़ का हो। इसमें लिखा हुआ है, क्या देख लेता हूँ एक बार। हाँ, तो उन्होंने तपस्या वगैरह की और फिर उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तब से उनको क्या बोला जाने लगा? बुद्धा बोला जाने लगा। अच्छा, तो और क्या किस बारे में बात कर सकते हैं अपन? देखिए आप एक स्कल्पचर को, इसको देख सकते हैं, कितना बढ़िया है एकदम। ये अमरावती आंध्र प्रदेश में पाया गया है। एक तो मुझे समझ नहीं आता ये इतना अच्छी जो क्राफ्ट है ये उस वक्त भी कैसे पॉसिबल थी। अच्छा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखिए इसमें लिखा हुआ टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, आपको सबको पता है टीचिंग ऑफ बुद्धा किस पिटक में लिखी हुई? सत्य पिटका में। तो बुद्धा टीचिंग कहाँ लिखी हुई? सत्य पिटका में। ये मैंने पहले आपको बता दिया। अच्छा, अब बुद्ध, अब जैसे हमने जैनिज्म की फिलोसफी के बारे में पढ़ा कि वो लोग क्या सोचते हैं, किस तरह के हैं, इस तरह से बुद्धिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बुद्धा फिलोसफी क्या है? वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, कि जो ये वर्ल्ड है वो ट्रांजिएंट है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, मतलब कुल मिला के एक जैसा नहीं है, हर वक्त बदल रहा है, एक तरह का अनंत है ये सोललेस है। ठीक है, देयर इज नथिंग परमानेंट, वो एक ही तो बात हुई इसकी, कुछ भी इसमें परमानेंट नहीं है। अच्छा, और ये कुछ भी परमानेंट नहीं है, इसीलिए हमारे जीवन में क्या आते हैं? दुख आते हैं। ठीक है, जिनको किस तरह से अपन दुखों से पार पा सकते हैं? पाथ ऑफ मॉडरेशन। और मॉडरेशन कैसे? सीवियर पीनेंस, पीनेंस मतलब वही वैराग्य, तपस्या और एस्टेसिज्म, इस सब को फॉलो करेगा अगर कोई आदमी, तो इन सब दुखों से उसे क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। बेटा इसको थोड़ा सा देख लेना, बस तो इसमें से पूछेगा क्या, मेरे समझ ये नहीं आ रहा है, कुछ भी पूछ ले। और तो ये जो सत्य पिताका से एक पूरा ज्ञान का एक भंडार लिखा हुआ है, इसको इसमें से कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। ये तो ये मतलब तुम्हें पता नहीं तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, एक एक चैप्टर को कई बार पढ़ना पड़ता है, जैसे कोई भी चीज़ रह ना जाए। हाँ, और तुम लोग जो है वो शेयर तक नहीं करते हो वीडियो को। तो चलो मैं बोलता नहीं हूँ कभी सब्सक्राइब करने का, तो तुम करते भी नहीं हो क्या? और मान लिया कि शायद चैनल की इतनी रीच नहीं है, तो शायद जितने लिमिटेड एक सब्सक्राइब्ड लोग हैं वही देख पा रहे हैं चैनल को, तो आप इतना तो कर सकते हो अपने टीचर के लिए कि हमसे कोई आपसे फ़ीस तो मांग नहीं रहे किसी भी उसके लिए, कि आप अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर कम से कम इस लेक्चर को लगा दीजिए। अच्छा, वो तो फिर आप अपनी मर्जी से लगाओगे, कहने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। अच्छा चलो देखते हैं। द बुद्धा एम्फेसाइज्ड इंडिविजुअल एजेंसी एंड राइटियस एक्शन मीन टू एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ। उन्होंने बोला था कि भाई साहब, अगर तुम्हें ये जन्म मरण के जो ये बंधन से अगर मुक्त होना है, तो आपने आदमी को अपने एक सही कर्म करने पड़ेंगे और खुद पर ध्यान देना पड़ेगा। इंडिविजुअल एजेंसी एंड राइटियस एक्शन। अच्छा और क्या बोला इन्होंने? सेल्फ अटेन करना पड़ेगा किस चीज़ को? सेल्फ रियलाइजेशन को। और निबाणा, निबाण वैसे होता है मतलब एक तरह की मृत्यु के लिए निबाण बोला जाता है बुद्धिज्म में। अच्छा, अपने ईगो, लेकिन इस जगह निबाण का मतलब है अपनी ईगो को छोड़ देना। कुल मिला के आदमी को एकदम डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, अपने ईगो और डिज़ायर, अपनी सारी इच्छाओं को अगर वो छोड़ देगा तो एकदम बढ़िया बन जाएगा। ये सब बुद्ध ने कहा है। अच्छा, और कोई चीज़? जैसे फॉलोअर ऑफ द बुद्धा, बुद्धा के फॉलोअर कौन कौन थे? देखिए आपको पता है बुद्धा के जो फॉलोअर थे उनको भिक्षु बोला जाता है। अच्छा, वो रहते कहाँ पे है? वो संघ में रहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है मॉन्क की, जहाँ पे वो रहते हैं, मैंने आपको पहले बताया उसको क्या बोलते हैं? संघ। अच्छा, शुरू में क्या था? केवल आदमी अलाउड थे संघ में एंटर करने के लिए, बाद में औरत भी अलाउ कर दी गई। अच्छा, आपको पता होना चाहिए पहली जो औरत महाप्रजापति गौतमी, ये फर्स्ट वोमन थी जो भिक्षुणी बनी थी, पहली मतलब पहली औरत जिसने संघ में एंटर किया था। ये बुद्ध की फोस्टर मदर भी थी। ठीक है, फोस्टर मदर क्या होता है? देखिए एक तो होती मदर, फोस्टर मदर जिन्होंने मतलब पाला पोसा है, जैसे अभी राजा थे तो पालने पोसने के लिए भी होती हैं, तो उस तरह से जिन्होंने इनको पाला था। अच्छा, तो देखिए ये पहली औरत थी जो क्या बन गई थी? थेरी बन गई थी। तो बुद्ध धर्म के जो फॉलोअर होते हैं, आदमियों को तो बोला जाता थेरा,
क्या बोला जाता है? थेरा। और औरतों को बोला जाता है थेरी। अच्छा, तो थेरी थेरी का मतलब होता है एक रेस्पेक्टेड वुमन जिसने लिबरेशन को अटेंड कर लिया है, कुल मिला के सभी चीज़ों से मुक्त वो हो चुकी है। अच्छा, अब एक बात और समझ लीजिए, क्योंकि अब बुद्ध धर्म के जो लोग हैं उनको थेरा बोला जाता है, THERA है, थेरा, ठीक है। और औरतों को क्या बोला जाता है जो बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं? थेरी। तो थेरा जो लोग थे वो जिस तरह से बुद्ध जो मतलब अब थेरा तो सबसे पुराने वाले लोग थे जो बुद्ध धर्म को फॉलो करते थे। जो पहले वाले, अब बुद्ध धर्म भी दो तरह के आजकल गुटों में बढ़ चुका है। एक तो बोलते हैं महायान बुद्धिज्म, एक हिनायान बुद्धिज्म। हिनायान है पुराना वाला। अब हिनायान का मतलब होता है एक छोटा व्हीकल। तो जो दूसरे वाले जो थे इन्होंने नया तरह का बुद्धिज्म निकाला, उन्होंने अपने सेक्ट का नाम रख लिया महायान बुद्धिज्म। तो इनका तो छोटा वाला है, हमारा महायान मतलब एक बिगर व्हीकल है। इसके बारे में भी आगे आएगा कुछ। तो आपको मैं बता दूं कि जो पुराना वाला जो हिनायान बुद्धिज्म था, जो ओरिजिनल जिसको ये थेरा लोग फॉलो करते थे, इसको थेरावाड़ा बुद्धिज्म भी बोला जाता है। थेरोवाड़ा, समझ गए आप? थेरोवाड़ा क्यों बोलते हैं? क्योंकि फॉलोअर को क्या बोलते हैं? थेरा। तो वो अपने जो पुराने वाले जो बुद्धिज्म है, तो कुल मिला के हिनायान बुद्धिज्म जो है उसमें थेरोवाड़ा, उस बुद्धिज्म को थेरोवाड़ा बुद्धिज्म भी बोला जाता है। अच्छा, अंतर क्या है हिनायान और महायान बुद्धिज्म में? देखिए, महायान एम से आप समझ लीजिए, एम महान, महायान है ना उसका नाम, महायान एम से, तो एम से मूर्ति। तो कुल मिला के जो लोग मूर्ति पूजा में यकीन रखते हैं वो तो महायान बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, जो बुद्ध की मूर्ति बनाने में यकीन रखते हैं। और जो पुराने वाले लोग हैं वो सब यही बोलते हैं कि भाई साहब ये मूर्ति वगैरह से छुटकारा पाने के लिए तो बुद्ध ने ये सब धर्म बनाया था, तो हम बुद्ध की कभी मूर्ति बनाएंगे, हम बस सिंबल बनाएंगे। जैसे बुद्ध की खाली सीट अगर छोड़ दी गई है तो इसका मतलब बुद्ध मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत तरह के सिंबल होते हैं बुद्धिज्म में। तो सिंबलों की जो, तो कुल मिला के अगर कोई आइडल वर्शिप करता है बुद्धिज्म में तो वो महायान बुद्धिज्म वाला है। और अगर थेरोवेडा या हिनायान वाला है तो वो पुराना वाला है जो आइडल वर्शिप पे भरोसा नहीं करता। ये सब आगे भी आने वाला है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अच्छा, ये सब आपको समझ आ गया? अच्छा, बुद्ध के फॉलोअर में कौन कौन लोग आते थे? किंग, वेल्दी मैन, गृहपति, ऑल्सो फोक वर्कर, स्लेव, क्राफ्ट पीपल, बहुत तरह के लोग, कुल मिला के जितने तरह के लोग हैं सब तरह के लोग बुद्ध के फॉलोअर में आते थे। लेकिन एक बार जब अगर वो संघ में आ गए सबको एकदम बराबर समझा जाता था। अच्छा, अब आपको पता है कि भाई साहब जैसे गण और संघ में जो रहने के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो किस में लिखे हुए हैं? विनय पिटका में लिखे हुए हैं। अच्छा, अब ये सब विनय पिटका, इस तीन जो पिटका हैं बुद्ध की मरने के बाद ही लिखे गए हैं। तो पहले बुद्ध जिंदा थे तो वो तो बता सकते थे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह का। तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है जिसके बारे में तीनों पिटका में नहीं लिखा हुआ है या विनय पिटका में नहीं लिखा हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत आती है तो फिर सब के सब जो लोग थे, बुद्ध जो भिक्षु थे, वो वोट कर लेते थे। जो लोग जिस वाले थॉट को ज़्यादा वोट मिलेंगे उसको फिर सब लोग मान लेते थे, ऐसा था। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है एक थेरी गाथा। थेरी गाथा मतलब, गाथा मतलब कहानी। तो थेरी गाथा को किसने लिखा है? एक थेरी ने लिखा है। थेरी मतलब एक ऐसी औरत जिसने बुद्धिज्म को फॉलो किया है। अच्छा, क्या नाम था उस औरत का? पुन्ना। पुन्ना नाम की व्यक्ति ने थेरी गाथा लिखा था। अच्छा, क्या लिखा है इसने? ये सबके बाद देखिए, ये एक पानी ले जाती हुई औरत का ये फोटो है। पता नहीं क्यों बनाया हुआ है यहाँ पर, इसका क्या सेंस है, पर देखिए काफ़ी सुंदर आकृति ये बनाई हुई है। और इस तरह से बनाई हुई है कि देखिए ये औरत पानी लेके जा रही है और ऊपर से एक दूसरी औरत खिड़की में से इसको देख रही है। एक मतलब एक पिलर पे ही बना दिया गया है ये। अच्छा, तो चलो, अच्छा हम बात कर रहे हैं थेरी गाथा की। थेरी ने अपनी कहानी कैसे लिखी है वो बताती है। तो थेरी गाथा किसका पार्ट है पहले तो ये बताइए? सुत्त पिटाका के अंदर ही एक थेरी गाथा लिखा गया है। सुत्त पिटाका के बहुत बड़ा है, तो सुत्त पिटाका में एक कहानी आती है, इसका नाम है थेरी गाथा। इसको पुन्ना ने लिखा है। क्या बोला भाई साहब पुन्ना ने? पुन्ना अपने एक ब्राह्मण से बोलती है, मतलब ये ऐसा बोलती है भाई साहब कि मैं मतलब पानी में जा रही हूँ, पानी लेने के लिए जाती हूँ और कप कपाते हुए निकल रही हूँ, मतलब क्या ये ज़रूरी है कैसे पानी में नहाना सुबह सुबह? तो वो ब्राह्मण बोलता है कि ये सब मैं इसलिए करता हूँ जिससे तुम सब लोग बुराइयों से बचे रहो, कि तुम्हारे सब पाप कर्म धुल जाएं इसमें रहते हुए। तो पुनः बोलती है कि तुमसे ऐसा किसने कहा कि अगर कि पानी से धोने से पाप धुल जाते हैं? इस तरह से तो जो जितने भी फ्रॉक्स और टर्टल हैं, कुल मिला के मेढक और कछुए, वो तो स्वर्ग में ही जाएंगे। तो ऐसा कुछ एक कहानी है, इसका कोई सेंस तो बनता नहीं है, बस ठीक है। थेरी गाथा को याद रख लीजिए। सुत्त पिटाका का पाठ किसका बेटा? सुत्त पिटाका का। चंद हो गया उपनिषद के बारे में अपने पढ़ा, ठीक है। और फिर एक अंतर ध्यान सुत्त के बारे में पढ़ा था। वो क्या था? अंतर ध्यान सुत्त क्या था? एक जैन धर्म का प्राकृत टेक्स्ट था। उत्तर ध्यान सुक्त है ना, अंतर ध्यान नहीं, उत्तर ध्यान सुक्त। अच्छा, ये आपने पता चल गया आपको। अच्छा, और इसके बारे में अपन कुछ देख लेते हैं। और इन्होंने एक चीज़ और बोली है, द इम्पोर्टेंस अटैच टू कंडक्ट द वैल्यू रादर देन क्लेम्स ऑफ सुपीरियरिटी बेस्ड ऑन बर्थ। उन्होंने बोला था कि वैसे देखो, बर्थ के आधार पे किसी को बड़ा या छोटा मत समझो, अपने कर्मों के आधार पर करो।
किस चीज़ पे? तो फेलो फीलिंग, मेटा और करुणा मतलब दया। फेलो फीलिंग तो मतलब वही होती है किसी के लिए सहानुभूति रखना, सिंपैथी रखना, तो किसी के लिए सिंपैथी रखो दूसरों के लिए, और करुणा दया की भावना रखो। अच्छा, ऐसा बुद्धिज्म वाले बोलते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया। बात करते हैं स्तूप के बारे में। स्तूप क्या होती है? तो देखिए, स्तूप को क्या है, चैत्य भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चैत्य। चैत्य जो वर्ड है एक से, तो जो बुद्धिज़्म और जैन, जो बुद्धिज़्म हुआ या जैन हुआ या कुछ और अलग अलग तरह के ट्रेडिशन हुए, मतलब जो कुल मिला के ऐसा बोलना चाहिए, जो बुद्धिज़्म के जो आइडिया हैं वो ऐसे नहीं कि खुद से निकल आए हैं, वो बहुत ही बड़ी एक प्रोसेस के बाद निकले हैं, एक डायलॉग के तहत निकले हैं। बहुत सारे डिस्कशन हुए किन से? ब्राह्मणों से, जैनों से, जहाँ पे ये सब लोग मिलते थे, आइडियाज़ को शेयर करते थे, तब जाके उन आइडियाज़ को रखा गया है, फिर बाद में उनको प्रिजर्व करके अब तक रखा गया है। तो अच्छा, ये सब चीज़ें होती कहाँ पे थी? कोई ना कोई जगह होती होगी जहाँ पे जिन, और मतलब ये सब कहाँ पे लिखे जाते थे, ये सब आइडियाज़ जो हैं ये सब के। तो कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जिनको पुराने टाइम से लोग सैक्रेड समझते हैं। अच्छा, तो कैसे कैसे प्लेसेस? जैसे आजकल तो मंदिर वगैरह को सैक्रेड समझते हैं, उस वक्त इतने मंदिर नहीं थे। तो जैसे कुछ साइट थी, जैसे अगर कोई बहुत ही यूनिक, अगर कोई रॉक है, ठीक है, कोई स्पेशल अगर कोई ट्री है, ठीक है, कोई ऐसी ब्यूटीफुल कोई साइट है, तो इन साइट को कोई अच्छी से अगर साइट होती है उसको चैत्य बोला जाता है। क्या बोलते हैं इनको? चैत्य। चैत्य क्या होती है? एक तरह की एक सैक्रेड साइट। पुराने लोग जिस साइट को सैक्रेड मानते थे, सैक्रेड मतलब धार्मिक, उसको चैत्य बोलते थे। चैत्य वर्ड के बारे में ऐसा बोला जाता है कि चिता से निकला है। ठीक है, चिता मतलब एक पवित्र चीज़ माना जाता है चिता को, तो उस तरह से निकला है। अच्छा, कुछ चैत्य या मतलब बुद्ध से जो साइट है उनको देख सकते हो आप, कहाँ कहाँ ये लोग मिले हैं। लुम्बिनी में, कुशीनगर, जैसे सारनाथ है, ये जैसे काफ़ी करके जगह है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। जैसे अजंता है। आप एक चीज़ देखेंगे इसमें एलोरा नहीं है। महाराष्ट्र में दो चीज़ें हैं, अजंता और एलोरा, क्योंकि एलोरा बुद्धिज़्म की साइट नहीं है। केवल अजंता में ही बुद्ध धर्म के बारे में कुछ मिला है, एलोरा में बुद्ध धर्म के बारे में कुछ भी नहीं मिला। तो आपको ये चीज़ याद रख लीजिए, क्योंकि यूपीएससी कभी कोई क्वेश्चन डाल देता है कि एलोरा की गुफाओं में भी कुछ बुद्धिज़्म को मिला, तो बिल्कुल नहीं। केवल अजंता की जो गुफाएँ हैं, केव हैं, उन्हीं में बुद्ध धर्म के बारे में कुछ मिला है। अच्छा, और भी कई कई चीज़ें हैं जो सेक्रेट मानी जाती हैं कई जगह, जैसे बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड। जैसे वो कहाँ पे जन्म हुए थे उनका? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, उन्होंने कहाँ पे एनलाइटमेंट, मतलब उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में प्राप्त हुआ था। अच्छा, उन्होंने अपना फर्स्ट sermon कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया गया था। उन्होंने निब्बाणा कहाँ अटैम्प्ट वो कर लिया था? निब्बाणा मतलब होता है जन्म मरण के साइकिल से वो मुक्त कब हो गए थे? कुल मिलाकर उनकी मृत्यु कब हुई थी? कुशीनगर। तो हर घटना का एक नाम भी है। जैसे निब्बाण, जब उनकी मौत हो गई थी, उस घटना को बोलते हैं, उस घटना को पता है क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। तो बुद्धिज़्म की जो, तो उनकी जो कुशीनगर में जो डेथ हुई थी, उस घटना का नाम बोला जाता है बुद्धिज़्म में महापरिनिर्वाण। उन्होंने जो पहला जो संदेश दिया था सारनाथ में, उस घटना को बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन, ऐसे तरह के नाम हैं कुछ। ठीक है, अशोक भी एक बार, अब अशोक बुद्धिज़्म के टाइम पे तो पैदा हुआ नहीं था, वो उनकी मौत से 200 साल बाद पैदा हुआ था। अच्छा, तो अशोक को देखते हैं। अशोक क्या है, वहाँ गया था लुम्बिनी। लुम्बिनी जहाँ मतलब उनकी जगह, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था बुद्ध का, वहाँ पे अशोक गया था। तो उसने एक पिलर भी बनवाया था, ये दिखाने के लिए कि बाद में अगर कोई आदमी जान सके कि अशोक भी यहाँ पे कभी आया था। अच्छा, चलो ये देख ले। अब आपको पता है कि स्तूपा क्यों बनाए जाते थे? वाई वर स्तूपा बिल्ट? स्तूप जानते हो आप क्या होता है? स्तूप वो यूं करके एक माउंट सा जो होता है उसको स्तूप बोलते हैं। देखिए इसका फोटो भी मैंने आपको पहले भी दिखाया है थोड़ी देर पहले। इसका ईस्ट 4 गेट वे होते थे, ईस्ट वेस्ट साउथर्न और नदन, जो गेस्ट वे मतलब गेट वे जो होते थे, वो उसके 4 गेट होते थे। तो कुल मिला के जो बहुत बड़े बड़े जो बुद्धिज़्म के जो मॉन्क, बहुत बड़े बड़े नहीं, केवल बुद्ध, भगवान बुद्ध की बात हो रही है, सबके लिए नहीं बनाया गया स्तूप। जो भगवान बुद्ध जो मर गए थे, उनकी डेथ जो हो गई थी, तो उनके जो जो अवशेष थे, उनके मतलब जो रिलिक्स जो थे, रिलिक्स मतलब होता है उनकी, जैसे यहाँ पे अस्थियाँ जो होती हैं एक तरह की, उनकी अस्थियों को गाड़ के उसके ऊपर से एक पूरा गोल ऐसा माउंट सा बना दिया जाता था ऐसा, उसको क्या बोलते थे? स्तूप बोलते थे। स्तूप के बारे में भी पढ़ेंगे किस तरह स्तूप बनता है, लेकिन पढ़ लेते हैं क्यों स्तूप बनाया जाता है। देखिए, जब बुद्धा जब मृत्युशैया पर लेटे हुए थे, जब महापरिनिर्वाण सुत्ता, देखिए मैंने कहा था ना, जिनकी डेथ वाला जो हिस्सा है उसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तो सुत्त पिटका में एक हिस्सा है जिसको महापरिनिर्वाण सुत्ता बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, आपको थेरोगाथा सुत्ता भी अपने पढ़ा, थेरी गाथा सुत्ता भी पढ़ा था, वो भी सुत्त पिटका का हिस्सा है, आपको याद होना चाहिए। थेरी गाथा जो था वो सुत्त पिटका का ही हिस्सा है। सुत्त पिटका महापरिनिर्वाण है जिसमें बुद्ध की डेथ से रिलेटेड कुछ जानकारी है। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है जब डेथ उनकी होने वाली थी, तब उनका एक भक्त था आनंद, उन्होंने पूछा था कि भाई साहब आपकी जो वो है, हमको
देखिए नाम देखना, तथागथा, तथागथा लिखा हुआ है। तो हमको तथागथा के जो रिमेन्स हैं उनके साथ क्या करना। तथागथा कौन है? भगवान बुद्ध को ही तथागथा बोलते थे वो लोग। तो तथागथा के जो रिमेन्स जो हैं, जो अस्थियां हैं, उनके साथ हमको करना क्या है? तो बुद्ध रिप्लाई करते हैं क्या कि बिल्कुल आप, तुमको करना क्या है, तुमको उनको एक अच्छी सी जगह उनका एक सम्मान करना है। किस तरह से कि तुमको इसको रख के एक स्तूप बना देना है, जिसको थूपा बोलते हैं। पाली लैंग्वेज में स्तूप का नाम क्या है? थूपा। तो बताते हैं कि तुमको किस तरह से उनको गाड़ के और एक थूप बना देना है। अच्छा, तो इस तरह से काफ़ी उनको स्तूपा इस तरह से बना दिया गया था। अच्छा, फिर लेकिन ये तो एक ही स्तूपा बनना चाहिए, इससे तो फिर काफ़ी सारे स्तूप कैसे बन गए, ये हम आपको बताते हैं काफ़ी स्तूप कैसे बन गए। तो देखिए, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम क्या है? अशोक वंदना। समझ रहे हो बात? एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इसका नाम है, एक सेकंड ये लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन, ओ सॉरी, यहाँ पे एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इसका नाम क्या है? अशोक वंदना। इसमें क्या हुआ था? अशोक ने बुद्ध के जो अवशेष थे, रिमेन्स जो थे, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कई जगहों पे। तो ऐसा मत समझना कि पुरानी जो उनकी, देखिए क्योंकि अशोक तो बुद्ध की मृत्यु के काफ़ी समय के बाद पैदा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि उसने पुरानी उनकी अस्थियों को निकलवाया और फिर जाकर उनको डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया और कई जगह पे गड़वा दिया और वहाँ पे स्तूप बनवा दिया, ऐसा कुछ नहीं। एक सिंपल सी बात है, वहाँ से कुछ मिट्टी ले ली होगी, उसको मान लेते हैं एक तरह से, भाई यहाँ पे बुद्ध गड़े हुए हैं, यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लेता हूँ, इसको कई जगह बंटवा के अलग जगह स्तूप बनवा देता हूँ। इतना दिमाग मत लगाना कि पुराने उनके रिमेन्स को खुदवा के ही निकाला होगा उसने, ठीक है। अशोक वंदना, तो अशोक वंदना वो क्या लिखता है? अशोक वंदना वो लिखता है कि बुद्ध के रेलिक्स जो थे, जो उनके मतलब रिमेन्स जो थे, उनको कई जो इंपॉर्टेंट जो टाउन थे उसके राज्य के, उन जगह भिजवाया और उनके ऊपर क्या बनवा दिया उसने? स्तूपा बनवा दिया। कहाँ कहाँ पर बनवाया? जैसे भारत में, सांची में, सारनाथ में, ऐसे कई जगह उसके स्तूपा उसने बनवा दिए। ये आपके समझ आ गई? अच्छा, और तो हाउ वर स्तूपा बिल्ट, स्तूपा बिल्ट करने के लिए तो क्या है कि तो बहुत बहुत सारे लोगों ने डोनेशन दिया था बुद्धों के ये बनवाने के लिए। कुछ ने गेटवे के लिए पैसे दे दिया, किसी ने किसी चीज़ के लिए दे दिया। कुल मिला के बुद्धिज़्म इतना ज़्यादा फेमस हो चुका था कि तो बहुत सारे लोगों से पैसे आए थे, तो यहाँ से तो फंडिंग हो गई थी कुल मिला के। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्तूपा बना कैसा था। तो आपसे इस सब के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि बुद्धिज़्म के मतलब जो स्तूप जो थे उसको बनवाने के लिए किसने पैसा दिया था। कुल मिला के हर समुदाय के लोगों ने, चाहे एक छोटा वर्कर हो चाहे किंग हो, सब लोगों ने पैसे दिए थे बुद्ध के जो स्तूप बनवाने के लिए। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। अब स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, स्तूपा का मीन क्या होता है? एक हीप मतलब होता है एक ढेर, एक ढेर टाइप। उस ढेर, स्तूप मतलब होता है ढेर। बाद में इसको अंडा भी बोला जाने लगा, अंडे जैसा लगता भी है, देखो ऊपर से। अच्छा, तो कुल मिला के फिर इसकी कई तरह की शेप भी थी, जैसे राउंड एंड स्क्वायर शेप, मतलब गोल तो है ही है, मतलब बैलेंस किया गया है ना राउंड एंड स्क्वायर शेप को। कैसे? जैसे ऊपर दिखने में बिल्कुल गोल भी लग रहा है, और स्क्वायर मतलब ऐसा लगना चाहिए कि ऊपर भी ऐसे ही उठा हुआ है उतना सही। समझ रहे हो बात को? तो एकदम राउंड एंड स्क्वायर शेप को बैलेंस करके इसको बनाया गया है। अच्छा, अंडे के जो ऊपर है एक हार्मिका होती है। अब द अंडा देर वॉज हार्मिका। हार्मिका मतलब होती है एक बालकनी टाइप की, ठीक है, जिसको जैसे मैं आपको दिखाऊं फोटो, ये पूरा अंडा है, ठीक है, इसके ऊपर एक बालकनी आपको दिख रही होगी, ये इस वाली साइड इसको ही बालकनी बोल रहे हैं। तो समझ नहीं आता मेरे कि ये इसको बालकनी बोल रहे हैं या इसको बोल रहे हैं। आपको उस सबसे मतलब नहीं कि हार्मिका होती है, ठीक है, आपको इतना याद रखना है। अच्छा, हार्मिका के ऊपर एक यस्ती होती है, यस्ती होती है मतलब एक छतरी या अम्ब्रेला। तो आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर तो ये छतरी टाइप की बनी रही है, देखो देखो ऊपर वाले हिस्से में ये बन रही है ना, ये तो एक छतरी टाइप की आपको दिखाई दे ही रही होगी। हार्मिका के ऊपर यस्ती होती है, इसको क्या बोलते हैं? यस्ती। तो इनको आप शब्दों को याद रखिए, हार्मिका होती है एक बालकनी टाइप की और यस्ती होती है। अच्छा, और देखते हैं जैसे, तो इस तरह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखिए। ये चित्र दिया हुआ है, ये तो ऊपर से दिया गया है कि ऊपर से कैसा दिखता है। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए सीढ़ियाँ हैं घूमने फिरने के लिए, ऐसे करके ऊपर तक चढ़ने के लिए हैं शायद ये, ठीक है। ऊपर ऐसे ये हार्मिका है, इसके ऊपर बीच में यहाँ यस्ती लगा देंगे, और अगर साइड से इसको देखा जाए तो ये ऐसा लगेगा। इसके 4 गेट हैं, ये और एक पीछे की तरफ होगा। ये सब इसका स्ट्रक्चर है। ये फोटो को देख लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसके साइड में लिखा हुआ है ए वोटिव इंस्क्रिप्शन फ्रॉम सांची। वोटिव इंस्क्रिप्शन, मैंने आपको पहले ही वोटिव का मतलब है, वोटिव होता है एक तरह की मन्नत मांगना। इससे पहले आदमी कुछ चढ़ाता है और फिर अपनी मन्नत वहाँ पे लिख देता है। तो कुल मिला के जैसा कि हमने पहले बोला था कि सब तरह के लोगों ने इसके लिए पैसे दिए थे, सब तरह के लोगों ने इसके लिए दान किया था, तो उन्होंने कुछ मन्नत मांगी थी, तो लिख जाते हैं लोग। वैसा मैं यहाँ पे इतने रुपयों का दान कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो जाए, तो इस तरह के जो कुछ लिख के चले जाते थे दीवार पे,
तो ऐसे बहुत सारे वोटिव इंस्क्रिप्शन मिले। तो वोटिव किसके द्वारा लिखे जाते हैं? आम लोगों के द्वारा, ठीक है। अच्छा, वोटिव होते हैं कुल मिला के रिलीजियस डोनेशन जो लोग करते हैं, कोई आदमी किसी रिलीजियस काम में अगर डोनेट करता है तो वो वोटिव इंस्क्रिप्शन लिखवाता है अपने लिए। अच्छा, और कुछ देखें। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि स्तूपा को खोजा कैसे गया। डिस्कवरिंग स्तूपा, द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची। दो स्तूपों की बात हुई है। पूरी केस स्टडी जो है हम जो पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं, इसमें दो जगह के स्तूपों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक तो अमरावती, एक सांची, ठीक है। तो पहले तो आप ये चित्र देख लीजिए। सांची का जो स्तूप है, इसका ईस्टर्न गेटवे जो है, इसका ये चित्र है। कितना सुंदर चित्र, देखिए। अब देखिए, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। आपको दिख रहा है ज़रा कितनी अच्छी डिज़ाइन है पूरे गेट पर। अगर आप गौर से देखें तो आपको दिखेगा कि बहुत एक अच्छी ही डिज़ाइन में सबको बनाया गया है, ठीक है। ये तो आपको दिख ही गया होगा। अच्छा, तो ये तो आपने देख लिया। चलो आगे देखते हैं हम। तो अमरावती के बारे में सुनिए पहले। देखिए 1796 की बात है, जब एक लोकल राजा, अमरावती का जो एक लोकल राजा था, वो वहाँ जहाँ पे स्तूप था उस जगह एक मंदिर बनवाना चाहता था। तो स्तूप तो बचा नहीं था तब तक इतना अच्छे से, वहाँ पर रियून्स बचे हुए थे स्तूप के। उसने कहा पता नहीं क्या है, तो वो सोच रहा होगा कि यहाँ पे थोड़ा कोई खजाना वजाना भी मिल सकता है इसके नीचे गड़ा हुआ, और जो इस स्तूप का जो पत्थर वगैरह है उसका इस्तेमाल करके एक मंदिर भी बनवा देगा वो। उसने ऐसा सोचा था। अच्छा, उसने ऐसा सोचा कि भाई इसी स्टोन का यूज कर लेगा मंदिर बनवाने के लिए, और कोई खजाना वजाना मिलेगा तो कुछ कर लेगा कुछ भी। अच्छा, उसी वक्त एक ब्रिटिश ऑफिशियल था जिसका नाम था कॉलिन मैकेंजी। याद है आपको? अगर नहीं है याद तो अभी याद आएगा जब आगे एक थीम का चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये कर्नल कॉलिन मैकेंजी जो हैं, इन्होंने ही विजयनगर एम्पायर को खोजा था, हम्पी को। अब अभी आगे एक चैप्टर आएगा विजयनगर के ऊपर, तब और पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। इसमें लिखा हुआ सी ऑल्सो चैप्टर 7। चैप्टर जो 7 आएगा, तो कुल मिला के 7th जो लेक्चर आने वाला है उसमें इसके बारे में बात होगी। तो पहले तो आप ये देखिए, तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने इस साइट को विजिट किया और उसने अपनी ड्राइंग बनाई। इस क्लब मतलब जो भी वहाँ पे पड़ा हुआ था उसकी उसने ड्राइंग बनाई और वहाँ से रिपोर्ट लेके वो चला गया, ठीक है। फिर 1854 में क्या हुआ था? 1854 में एक वॉल्टर इलियट नाम का एक कमिश्नर था गुंटूर का, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब अमरावती आंध्र प्रदेश के अंदर ही तो आती है, ठीक है। तो उसने अमरावती को विजिट किया, काफ़ी सारे सर्वे किए। किस चीज़ के? बहुत सारी इस स्कल्पचर को देखा, और मतलब है ना, इन सब चीज़ों को, आप बहुत सारी चीज़ों को उसने देखा। उसने क्या किया फिर, एक सेकंड, और इसने इसके बारे में क्या लिखा? उसने लिखा था कि बहुत ही सुंदर एक कि सुंदर करके स्तूपा, ये मतलब बहुत ही सुंदर डिज़ाइन में बनाया हुआ है, ये सब इसने लिखा। फिर क्या देखा गया कि 1850 से सम ऑफ द स्लैब्स फ्रॉम अमरावती हैड बिगन टू टेकन टू डिफरेंट प्लेसेस। 1850 वाला जो पूरा इसे दशक था, इसमें बहुत सारी स्लैब जो थी वहाँ से ले जाने लगी अलग जगह पे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में ले जाई गई उसके ऑफिस में, टू द इंडिया ऑफिस इन मद्रास, कुछ लंदन के लिए भी ले जाई गई, ठीक है। और ये मतलब बहुत ही कॉमन सी बात हो गई। क्या कॉमन? कि जो ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनके गार्डन में रखा हुआ मिल गया, कुछ स्तूप का कोई पार्ट है सजाने के लिए रख लेते थे वो लोग। तो कुल मिला के इन्होंने खूब अच्छे से इसको, अमरावती वाले उसकी बात हो रही है तो हम, क्योंकि देखिए क्योंकि इसका टाइटल ही ये है द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची, तो किस्मत देखिए अमरावती वाले स्तूपा की। तो पहले हम अमरावती वाले की देख रहे हैं कि किस तरह से वो बर्बाद हुआ है। कि बहुत सारे अंग्रेज जो हैं उसे ले जाते थे वहाँ से उठा उठा के अलग अलग सामानों को अपने घरों में सजाने के लिए रख लेते थे। इतनी सुंदर सुंदर डिजाइन बनी मिलती थी उन्हें, वो कहते बढ़िया है। तो देखिए एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था H कोल। बेटा ये याद रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बन सकता है। पता क्या क्वेश्चन? उसने क्या लिखा था? उसने ये लिखा था, इट सीम्स टू बी सुसाइडल और इनडिफेंसिबल पॉलिसी टू अलाउ द कंट्री टू बी लूटेड ऑफ ओरिजिनल वर्क ऑफ एंशियंट आर्ट। उसने कहा कि यार ये बिल्कुल ही इतनी गलत बात है, किसी भी कंट्री के ओरिजिनल कोई एंशियंट आर्ट का अगर कोई ओरिजिनल वर्क है उसको तुम ऐसे लूट रहे हो। ऐसा H कोल लिखा। तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में, ये स्टेटमेंट जो किसने लिखा है? H कोल नाम के एक वो थे, उन्होंने लिखा। फिर क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली कोल सक्सीड नहीं हुए इस अथॉरिटी को कन्विंस करने में कि भाई साहब इसको रहने दो। तो कुल मिला के ये सब खराब हो गया। तो अमरावती का जो वो है, तो ये तो आप समझ आ गया आपके कि जो कि अमरावती का जो वो है स्तूप, वो क्यों ख़राब हुआ, वो क्यों इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है। लेकिन सांची का अच्छी कंडीशन में है, वो क्यों है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है।
सांची का जो स्तूप था वो डिस्कवर हुआ कहाँ, 1818 में, ठीक है। उस वक्त शायद उनके कुछ समझ आ गई थी, आपको पता ही है। एक डिसाइड किया गया था कि इसका जो गेटवे जो है, इन्होंने डिसाइड किया था अंग्रेज़ों ने, इसको पेरिस या लंदन ले जाएंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हुई जिनके बारे में इस चैप्टर में नहीं लिखा हुआ है, और कुल मिला के फाइनली ये बच गया, ठीक है। तो इस तरह से एक अमरावती तो बहुत ख़राब कंडीशन में मिला, और इस सांची का जो स्तूपा है वो कुल मिला के बच गया। अंग्रेज़ों ने कुछ सोच लिया होगा। अब अंग्रेज़ पागल थे, उसके बारे में क्या कर सकते हैं, आज भी पागल हैं, आपको पता ही है इतना तो, ठीक है। इनके बारे में तो बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं अपन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, कि इनसे बड़ा कंजर कोई पैदा शायद हुआ ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में। तो इनके जो अत्याचार हैं उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। थीम 3 में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जब चैप्टर आएंगे उनमें बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा किस किस तरह की हरकतें इन्होंने की हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हो, देखो वो गेटवे को ना बहुत बड़ा चित्र लगाया हुआ है यहाँ पे, देखिए कई हाथीवादी छपे हुए हैं। तो हम समझा कि कुछ भी छपा होता है, जैसे ये हाथी है, ये कहानी है, किससे कहानी है, एक वेशांतर नाम का एक जातक है। जितने भी जातक हैं ना सब बुद्ध धर्म के टेक्स्ट हैं, समझ लीजिए बुद्ध धर्म की कहानी लिखी हुई है। कोई जातक कथा अगर आपको मिल जाती समझना, तो एक कथा है जिसका नाम है वेशांतर। इसमें क्या होता है कि एक राजा होता है, एक राजा के बारे में कहानी, एक राजकुमार के बारे में जो अपना सब कुछ दान कर देता है और जंगल में चला जाता है रहने के लिए। उसकी कहानी के बारे में ये सब चित्र में दर्शाया गया है। समझ तो मेरे भी नहीं आ रही कहानी क्या है, मतलब इस चित्र के जरिए से, पर ऐसा लिखा हुआ है इसमें कि वेशांतर जातक की जो कहानी है उसको दर्शाया गया है। अच्छा, और भी कई तरह के जो फोटो आएंगे, ठीक है। जैसे फोटो क्या द सिंबल ऑफ वर्शिप, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मैनी अर्ली स्कल्पचर डिड नॉट शो द बुद्धा इन ह्यूमन फॉर्म। देखिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में दिखाते नहीं थे वो लोग, वो मानते थे कि वो इसको सिंबल की तरह दिखाते थे। जैसे कोई एम्प्टी अगर सीट होगी, एम्प्टी सीट का मतलब वो खुद ही समझ जाते थे कि बुद्धा जो मेडिटेशन कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा चित्र बना दे जिसमें खाली सीट है तो समझ गए कि भाई साहब बुद्धा यहाँ पे। अच्छा, और जैसे स्तूपा बना दिया, स्तूपा का मतलब होता है महापरिनिर्वाण के मृत्यु को दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें सिंबल को दिखा देते थे शुरू में, लेकिन बाद में, ठीक है। और देखिए फिर आपको पता है कि जो जैसे एक सिंबल था व्हील, एक चक्र बना देना, जो आजकल तिरंगा झंडा पर भी अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें 24 वो होते हैं तीलियाँ। अच्छा, ये किसको दिखाता था, ये दिखाता था बुद्धा ने जो अपना पहला जो संदेश दिया था, मैंने बोला था ना धर्म चक्र परिवर्तन उसका नाम है। कोई उन सब घटनाओं को कुछ कुछ नाम है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि महापरिनिर्वाण तो बुद्धा की डेथ को, और स्तूप दिखाता है, स्तूप डेडिकेट करता है किसको, महापरिनिर्वाण को। अच्छा, चक्र जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बुद्धा का जो पहला संदेश दिया था उन्होंने सारनाथ में, फर्स्ट sermon ऑफ बुद्धा डिलीवर्ड एट सारनाथ, उसको कौन दिखाता है, द सिंबल ऑफ व्हील, जिसको धर्म चक्र भी बोला जाता है। तो धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, ये देखिए धर्म चक्र फिर रहा है, स्तूपा दिखा रहा है, स्तूपा से वो उसको महापरिनिर्वाण के बारे में बदल रहा है। ये देखिए खाली एक सीट बना दी है और इसमें कोई नहीं बैठा हुआ है, तो उससे क्या बदल रहा है कि ऐसा जो भगवान बुद्ध हैं वो पूजा में बिजी हैं। अच्छा, और भी कई तरह के फ़ोटो हैं, जैसे ये औरत है, इस औरत की भी एक कहानी बहुत फेमस है बुद्धिज़्म में। इस औरत का नाम है शलभंजिक, क्या नाम है इसका, शलभंजिक, ठीक है। शलभंजिक का क्या है सीन देख लेते हैं। शलभंजिक अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर बिलीफ दिस वाज अ वुमन हु टच द कॉस्ट ट्री टू फ्लावर एंड, एक ऐसी औरत है ये शलभंजिक, इसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये जब पेड़ पौधों को छू देती है तो उनमें जान आ जाती है, उनमें फल फूल पत्ते उगने लग जाते हैं। अच्छा, ये आपकी समझ आ गया, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे जानवर भी मिलते हैं बुद्धिज़्म में छपे हुए। कौन कौन से जानवर हैं, जैसे एलिफेंट मिलते हैं, हॉर्स मिलते हैं, मंकी, कैटल, और कई जातक कथाएं जो हैं उनमें भी उनकी स्टोरी मिलती हैं, जानवरों की कहानी, जिनको बाद में लिखा गया है। अच्छा मतलब कहानी पहले से लिखी हुई है लेकिन उनको चित्र की फॉर्म में भी बुद्धिज़्म में ऐसे करके कई जगह दर्शाया गया है। अच्छा, ये एक वो है चित्र जिसको गजलक्ष्मी का चित्र बोला जाता है, कि द गॉडेस, एक देवी थी उनको गजलक्ष्मी, उनका ही इसको चित्र बोलते हैं। कई लोग इसको क्या किसका चित्र बोलते हैं कि द बुद्ध की जो मदर थी माया। देखिए फोस्टर मदर का मैंने आपको बता दिया, महा प्रजापति गौतमा कुछ ऐसा करके नाम था ना उनका, जो नाम पहले उन्होंने पढ़ा था, जो पहली वो थेरी बनी थी, भिक्षु बनी थी, जो सबसे पहली औरत जो थी वो फोस्टर मदर थी। रियल मदर का नाम क्या था, माया था। तो कई लोग बोलते हैं कि शायद ये माया का चित्र है। अच्छा, मैंने आपको बता चुका कि अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें कई
अजंता महाराष्ट्र की जो वो है उनमें कई सारी पेंटिंग मिली हैं, लेकिन एलोरा में नहीं मिली हैं बुद्धिज़्म की, इतना आप याद रखना। अच्छा, तो अजंता की जो पेंटिंग है इसमें भी एक जातक की स्टोरी को बताया गया है। स्टोरी क्या है कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपको देखना जरूरी है, द टेक्निक ऑफ शेडिंग टू गिव अ 3 डायमेंशनल क्वालिटी। देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये चित्र जो है कोई 3 डायमेंशनल चित्र है, लेकिन असली में एक दीवार पे, एक बड़ी सिंपल सी सपाट दीवार पे चित्र बनाया गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो आदमी पीछे है, बुद्ध यहाँ बैठे हुए हैं आगे। तो क्या शेडिंग का यूज करने लगे थे, तो समझ आ रहा है कि कितनी अच्छी ये पेंटिंग बनाते थे। एक फ़ोटो में मिला है, मतलब फ़ोटो नहीं, मतलब गोदा हुआ पत्थर पे ये सांप, सरपेंट एट सांची। ठीक है, सरपेंट के बारे में क्या है, जैसे सबसे पहला आदमी कौन था, देखिए वन ऑफ द अर्लीस्ट मॉडर्न आर्ट हिस्टोरियन जेम्स फर्गूसन कंसिडर सांची टू बी सेंटर ऑफ ट्री एंड सरपेंट वर्शिप। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि सांची को सेंटर ऑफ ट्री एंड सरपेंट वर्शिप, कि पेड़ों और सांप की पूजा करने वाला अगर सेंटर अगर कोई बोलता है, तो किसने बोला था, जेम्स फर्गूसन ने बोला था। किस जगह बोला, सांची को बोला था। जेम्स फर्गूसन ने क्या बोला था कि भाई सांची क्या एक सेंटर है, सेंटर ऑफ ट्री एंड सरपेंट वर्शिप। कोई किसी भी तरह से यूपीएससी में पूछा आपसे ही जा सकता है। अच्छा, और और कई सारी चीज़ें, न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन, द डेवलपमेंट ऑफ महायान बुद्धिज्म। मैंने आपको बोला था ना, सबसे पहले तो वो थे हिनायान वाले, उन्होंने फिर नाम रख लिया महायान बुद्धिज्म, नया वाला वो निकला। महायान मतलब मूर्ति पूजा समझ लीजिए, एम से आप। अच्छा, तो नई नई तरह की प्रैक्टिस आने लगी, चेंज होने लगे। क्या प्रैक्टिस आई? हाँ, द वर्सेस ऑफ इमेजेस ऑफ द बुद्धा एंड बोधिसत्व बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग। तो ऐसे जो बुद्ध की जो इमेज थी और बोधिसत्व की जो इमेज थी, उनकी पूजा करना यहाँ पे काफ़ी एक नया ट्रेडिशन बन गया। अच्छा, इसलिए इन्होंने अपना नाम उनको चढ़ाने के लिए शायद महायान भी रख लिया। इसका मतलब था ग्रेट व्हीकल, उनका नाम था हिनायान, मतलब छोटा व्हीकल, इसलिए शायद उन्होंने महायान नाम, अपना नया तरह के ट्रेडिशन का नाम महायान रख लिया। अच्छा, ये आपको मैंने बता दिया। हिनायान को क्या बोलते हैं, थेरवाड़ा भी बोलते हैं। क्या आपको सब पता है? क्योंकि भाई साहब जो वो लोग थे थेरा, और वो अपने आप को थेरावादी बोलते थे, तो अपने धर्म को बोलने लगे थेरवादा। अच्छा, ये देखिए बुद्ध की एक इमेज है, अभय मुद्रा में है। ये कौन सी में, अभय मुद्रा। तो ये कहाँ पाई गई है, मथुरा में। CAPF में पिछली बार क्वेश्चन भी था कि अभय मुद्रा की इमेज कहाँ पाई गई है। अच्छा, मथुरा में। पुराणिक हिंदुज़म, मैंने आपको बोला कि पुराण सबसे लास्ट में लिखे गए हैं 300 CE के बाद, आप इतना समझ लीजिए पुराण जो। फिर पुराणों में कई तरह के हिंदुज़म आने लगे, वैष्णविज़म आने लगा। ऐसा हिंदू धर्म में ऐसे लोग जो विष्णु को अपना सबसे बड़ा भगवान मानते हैं। शैविज़म, जो शिवा को चीफ गॉड समझते हैं। इस तरह की कई सारी चीज़ें हिंदू धर्म में भी आने लगी। ये सब आपको मैं बता रहा हूँ, है ना। और भी कई चीज़ें, जैसे ये फोटो बना हुआ है, विष्णु का एक बड़ा अवतार है। कौन सा अवतार, बड़ा। इसमें एक वो बड़ा नाम के एक जानवर बने, और वो किसको बचा रहे हैं, ये धरती माता है। ये किसी औरत नहीं, मतलब ये एक जो अर्थ है अपनी, उसको एक ह्यूमन फॉर्म दिया गया है, और बोला गया है कि वैसे भी एक धरती माता है। और नीचे देखो वो विष्णु का वो दिख भी रहा है कि ये विष्णु का ही एक अवतार है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो वैष्णविज्म का जो केस है, इन केस ऑफ वैष्णविज्म 10 अवतार वर रिकग्नाइज विद इन द ट्रेडिशन। विष्णु के 10 अवतार बोले गए हैं। अच्छा, सेवा को किस तरह से वो किया जाता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है। जैसे शिवा, फॉर इंस्टांस, शिवा सिम्बलाइज बाई लिंगा। लिंगा आप जानते हो, एक पत्थर को ऐसे करके बहुत ही अच्छे से चिकना बना के, और ये एक तरह की फॉर्म होती है। अगर इससे बोला जाता है कि ये शिव की ही एक फॉर्म है। अच्छा, ऐसे करके बहुत सारी स्टोरीज जो हैं पुराणों में, कई बहुत सारी ऐसी स्टोरी हैं ब्राह्मण के द्वारा लिखा गया है। तो पुराणों को भी, और कब लिखा गया है, फर्स्ट मिलेनियम CE में। जीरो के बाद जो पहले 1000 जो वर्ष हैं ना, इनके बीच में, मैंने कहा था ना 300 BC, 300 CE से, BC नहीं CE, कॉमन एरा में, सबसे बाद में इन पुराणों को लिखा गया है। आपसे मैंने ये बता दिया। अच्छा, ये चित्र है, किसकी इमेज है, ये दुर्गा की इमेज है। समझ तो नहीं आ रहा कि दुर्गा माता कहाँ पे बैठी हुई हैं, लेकिन लिखा हुआ है तो मान लेते हैं। इमेज ऑफ दुर्गा है, कहाँ पाई गई, महाबलीपुरम, तमिलनाडु में। अच्छा, टेम्पल्स की बात कर लेते हैं। बिल्डिंग टेम्पल कब से बने लगे, टेम्पल 300 CE से बने लगे हैं। कुल मिला के जब से पुराने लगे, सबसे बाद में टेम्पल बने लगे हैं। अच्छा, तो जब सबसे अर्ली जो टेम्पल थे वो बहुत सिंपल आकार के होते थे। उनमें एक स्मॉल सा छोटा सा चौकोर सा रूम होता था, उसको क्या बोलते थे, गर्भगृह। क्या बोलते थे उसको, गर्भगृह। यह याद रखना है आपको, एक एक वर्ड मैंने बोल दिया ना कि मैं जो छुड़वा रहा हूँ वो तो छोड़ दो, उसमें तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको कहीं भी पूछा जा सकता है आपसे, आपको इतना याद रखना है। अच्छा, तो कुल मिला के इसको क्या बोलते थे, गर्भगृह बोलते थे। इसमें एक सिंगल डोरवे होता था, एक सिंगल क्या होता था, गेट होता था।
बड़ा सिंपल सा वो था, मतलब एक कुल मिला के एक ऐसे चौक, एक बढ़िया सा इसमें एक यूँ गेट है, ये चौकोर सी बिल्डिंग है बा भीतर, इसको बोल देते हैं गर्भगृह। अच्छा, फिर बाद में क्या होने लगा भाई साहब, एक टॉल स्ट्रक्चर बनने लगा, नोन है जिसको क्या बोलते थे, शिखर बोलते थे। क्या बोलते थे इसको? शिखर। जैसे यूँ करके बनाया, इसका गेट है और ऊपर ऐसे करके यूँ बना दिया, इससे क्या बनने लग गया, ये शिखर बना दिया। धीरे धीरे क्या है, शिखर बनने लग गए। इस तरह से क्या है, बनने लग गए। जैसे ये एक उत्तर प्रदेश के एक 5th सेंचुरी का ये मंदिर है देवगढ़ में, और जो काफ़ी खराब हालत में पड़ा हुआ है अभी, तो उसको पाया गया। अच्छा, 5th सेंचुरी की उत्तर प्रदेश में एक चित्र भी मिला है एक जगह, इसमें एक सरपेंट शेषनाग है जिसके नीचे विष्णु ऐसे आराम कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। तो और एक यूनिक फीचर और है मंदिर का कि कई सारे जो मंदिर हैं उनको रॉक में ऐसे ही काटा गया है, होलोड आउट ऑफ ह्यूज रॉक, एक बड़ी सी रॉक हुई उसमें से काट के बना देते हैं। जैसे एक मंदिर है जो बहुत ये रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क, कैलाशनाथ मंदिर। ऐसा बोले थे पूरा का पूरा जो मंदिर एकदम पूरा का पूरा जॉइंटेड स्ट्रक्चर है, जिसको एक बहुत बड़े पत्थर में से काट के बना। सोच रहे हो तुम कितनी मुश्किल से इसको बनाया गया होगा। और कहाँ पे? एलोरा के अंदर है। कहाँ पे? एलोरा में। एलोरा है महाराष्ट्र के अंदर। एलोरा महाराष्ट्र में कौन सा मंदिर है? कैलाशनाथ। पूछ सकता है कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पे है? एलोरा महाराष्ट्र में मिला है, जिसको एक ही उससे निकाल के बनाया गया। अच्छा तो कुछ मंदिर जो थे, सबसे पुराने जो मंदिर थे वो 3rd सेंचुरी BC में बनाए गए थे। सॉरी मंदिर की बात नहीं हो रही, वही तो मैं कह रहा हूँ 3rd सेंचुरी BC में तो मंदिर बने ही थे। मंदिर बने 3rd सेंचुरी CE में, कॉमन एरा में, CE में की बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा, द ट्रेडिशन ऑफ बिल्डिंग आर्टिफिशियल केव वाज एन ओल्ड वन। देखिए हमने पढ़ लिया कि भाई साहब कि पत्थरों से कुछ बनाना ये मंदिरों की खास विशेषता है, लेकिन अब बात करते हैं कि सबसे पहले पत्थरों में गुफा बनाने का ट्रेडिशन कहाँ से शुरू हुआ। कि मतलब एक पूरा पत्थर ही कोई चट्टान है, उसमें रहने के लिए गुफा बना दी जाती थी अंदर घुस के, उसमें पूरा कमरा वमरा, तो ऐसे करके बना दिया जाती। जैसे ये चित्र आपको दिख रहा होगा, एक पत्थर है पूरा का पूरा, उसमें गेट वेट बना के और अंदर एक कमरा बना दिया गया है। तो ये ट्रेडिशन आता है आजीविका सेक्ट से। मैंने आपको बताया था आजीविका सेक्ट, इनके व्यक्ति का नाम भी बताया था। अब जिसको वो नाम याद है वो अभी कभी कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आजीविका सेक्ट किसने स्टार्ट किया था। अजातशत्रु फॉलो करता था, भगवान बुद्ध से बात कर रहा था, मैंने उस वक्त आपको बताया था इसको, ठीक है। अच्छा तो बात करते हैं, सबसे पहले जो थे आजीविका सेक्ट जो था, जो अशोका के कहने पर उन्होंने बनाए थे। तो ये सब आपको पता ही है कि सबसे पहला, तो आपसे कोई बोले कि सबसे पहला काम, मतलब जो एक पत्थर में से केव बनाने का जो काम है वो किस सेक्ट के द्वारा किया गया था? आजीविका सेक्ट के लोगों ने किया था। अच्छा, कैलाशनाथ टेम्पल के मैंने आपके बारे में आपको बता दिया। और क्या है, और क्या बचा हुआ है? और जैसे इसमें क्या बोल सकते हैं कि जो पूरा जो आर्ट है ना, जैसे ये बुद्ध की जो मूर्ति बनी हुई है बहुत अच्छी, ये सब आर्ट, ये सब ग्रीक आर्टिस्टों की आर्ट है, ऐसा बोला जाता है। तो ग्रीक आर्टिस्ट जो थे उनकी ग्रीक जो आर्ट थी वो इंडियन आर्ट से काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो फिर इंडिया में आई कैसे? जब स्टूडेंट को पता लगा कैसे आई, तो उन्होंने वो समझ गए कि जो अपना, मैंने आपको पहले बताया था, जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो हिस्सा था ऊपर का, जो इंडिया है ये पूरा, इसका जो नॉर्थ वेस्ट है इधर की तरफ, ऊपर की तरफ, उधर इंडो ग्रीक या बैक्टीरियन ग्रीक रूलर का शासन हुआ था। ये वही रूलर हैं जिनके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि उन्होंने सबसे पहले सिक्कों पर अपना नाम लिखना स्टार्ट किया था इंडो ग्रीक लैंग्वेज में। अच्छा, तो ये रूलर ने वहाँ पर शासन किया, तो इन्हीं के साथ, क्योंकि इंडो ग्रीक थे, तो इन्हीं के साथ क्या आई थी, वो नए तरह के आर्ट आई थी इंडिया में, और फिर काफ़ी अच्छे से ये मूर्तियाँ वगैरह बनाई गई। ये था इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मंदिर अब देखिए, इसको देख सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1500 से 1000 अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, 6th सेंचुरी में उपनिषद वगैरह लिख दिए गए। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के भी टेक्स्ट इसी वक्त लिखे गए थे। अच्छा, 3rd सेंचुरी BC में फर्स्ट स्तूप बनाए गए थे। इसी वक्त आजीविका सेक्ट वाले लोगों ने क्या बनाई थी? गुफाएं बनाई थी पत्थरों में, आपको याद हो, ठीक है। 2nd सेंचुरी BC, उसके बाद महायान बुद्धिज़्म बन गया, वैष्णविज़्म और शैविज़्म जैसे कल्ट आ गए। अच्छा, 3rd सेंचुरी CE लिखा हुआ देखिए यहाँ पे, CE का मतलब है सबसे पुराने जो मंदिर है वो 3rd सेंचुरी में बनाए गए। अच्छा, इसको सबको याद रखनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ बस वो। 1814 में क्या बना था? द इंडियन म्यूजियम, कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम बना था 1814 में। और तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, एक ये जरूर देख सकते हो आप कि 1989 में सांची को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है, 1989 में। और 1814 में क्या बना था? इंडियन म्यूजियम बना था कोलकाता में। ये था आज का लेक्चर, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो देखिए, लाइक तो करनी ही है आपको वीडियो,
नो डाउट अबाउट इट। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे हमको ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए आप इसे शेयर कर सकते हो, जिससे और जो अपना फीडबैक है इस लेक्चर के बारे में अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लिखिए लिंक डालने के बाद, जिससे और लोगों तक अपना चैनल पहुँचे। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत।